सभी को नमस्कार। राधे राधे और आप सभी का एक बार फिर करियरवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट लाइव आएंगे और जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सभी और लास्ट वाली क्लास में हमने कहाँ तक चीज़ों को किया था। ठीक है, तो फटाफट बता दीजिए एक बार, तो वहीं से शुरुआत करें आज की क्लास की। हेलो सूरज। ओके रणवीर, शिवांश, सभी को वेलकम। जय किशन जी। बताओ बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, तो उसी के आगे से शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, जल्दी से आ जाओ और जल्दी से बताओ कहाँ तक करा था। हेलो इंदू। जी, तो आपकी ये बायो की क्लास है, बायो की क्लास में लास्ट बताइए कहाँ तक कर लिया था। वेलकम सलोनी। हाँ बेटा, अब ठीक है। अमरेंद्र, अखिलेश, वेलकम। अखिलेश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग दोस्त। क्या हो गया, इवनिंग हो रही है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, अच्छा, तो हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस देख लिया था। ठीक है, तो जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आप डिफरेंस जान चुके हैं तो फिर हमने बात करी होगी, या करी है या नहीं करी, तो बताइएगा आप मुझे, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या हमने इन डिफरेंसेस यानी कि इन अंतर के ऊपर बात कर ली है? बताइए मुझे, क्या हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि पादप कोशिका में ये चीजें होती हैं और ये चीजें नहीं होती, या जंतु कोशिका में ये चीजें होती हैं और ये नहीं होती हैं, है ना? तो क्या हम इन बातों के ऊपर बात कर चुके हैं? तो अगर कर चुके हैं तो फिर शुरुआत करेंगे एक एक ऑर्गन की, है ना, मतलब एक एक ऑर्गेनेली की, यानी कि एक एक कोशिकांग की। कर लिए हैं, ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और शुरुआत करते हैं फिर हम लोग अपने कुछ आगे के पॉइंट्स। नहीं किया? अच्छा, डायग्राम बनाया था सिर्फ, गजेंद्र कह रहे हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, तो मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको डिफरेंसेस बता दिए होंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने में और समझाने के साथ साथ टाइम लगता है, तो इसलिए डायग्राम ही बना। तो मैंने अंतर लिखवाए नहीं है, आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार यस करिए मुझे। ऐसी बात है ना, मेरे ख्याल मैंने शायद अंतर लिखवाए नहीं आप लोगों को। ओके चलिए ठीक है, तो फिर लिख लेते हैं उन सभी अंतरों को। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं। बेटा हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे क्या? बेटा मुझे नहीं पता गजेंद्र, यूपीएससी का टाइम क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे बताइए, क्या हम कुछ पॉइंट्स लिख चुके हैं, हाँ या ना? बेटा यहां पर है पादप कोशिका, यहां पर क्या है? पादप कोशिका है ना। पादप कोशिका को क्या बोलते हैं? प्लांट सेल, पादप कोशिका। सूरज कह रहे हैं हाँ लिखे थे। तो सूरज, रणवीर, आप लोग मुझे ये बताइए कितने पॉइंट्स लिख लेते बेटा, कौन कौन से पॉइंट थे, एक बार जरा यहाँ मेंशन करिए बच्चों, है ना, एक बार मेंशन करिए। पादप कोशिका और दूसरा था आपका जंतु कोशिका। बेटा ये जरूर आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें आप लोग, ये जरूर आएगा बेटा। ठीक है, तो पादप कोशिका और दूसरा है आपका जंतु कोशिका। जंतु कोशिका को हम बोलते हैं एनिमल सेल, ठीक है, और पादप कोशिका को हम बोलते हैं प्लांट सेल। तो इन्हीं में जो बेसिक अंतर है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। निशा कह रही है 2 पॉइंट्स। निशा बेटा ये बताओ 2 पॉइंट्स कौन कौन से करे थे, है ना? एक पॉइंट तो सबसे पहला तो बेसिक ये होता है कि कोशिका भित्ति,
है ना, सेल वॉल की हमने बात करी होगी। तो यहां पर तो सेल वॉल होती है, यहां पर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, समझ गए आप? तो पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे, पॉइंट नंबर पहला। पहला पॉइंट लिख लीजिए, पादप कोशिका के बाह्यतम भाग को या बाह्यतम हिस्से को, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको, बाह्यतम भाग को कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहा जाता है। जबकि जंतु सेल में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर क्या होगा, जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, पाई ही नहीं जाती। इनमें क्या है, इनमें आउटर मोस्ट जो शेल होती है, जो सबसे बाह्यतम आवरण है, ठीक है, वो आवरण बना होता है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन का, ना कि कोशिका भित्ति का। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। कोशिका भित्ति में 0% वाटर होता है। 0% वाटर का मतलब पानी होता ही नहीं है, इसीलिए कोशिका भित्ति हार्ड होती है। इसलिए आप प्लांट को छुओ, तो जब आप पेड़ को छूते हैं तो पेड़ का बाहरी हिस्सा आपको इतना कठोर दिखता है। अगर हमारी भी सेल वॉल से बनी होती तो हमारी जो आज ये स्किन है, ये स्किन हमारी इतनी हार्ड होती, जैसे एक पेड़ का आप आउटर आवरण देखते हैं, बाह्यतम आवरण देखते हैं, जितना वो कठोर होता है उतनी हमारी स्किन भी कठोर होती। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान ने आपको बहुत सोच समझ के बनाया है। अखिलेश, स्क्रीनशॉट लेने की फैसिलिटी है ही नहीं बेटा, तो आप ले भी नहीं पाएंगे ना। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट। चलिए, दूसरा पॉइंट कौन सा लिखवाया था, जल्दी से बताओ बताओ, दूसरा पॉइंट क्या था? अगर आप लोग को याद हो तो केंद्रक, है ना, केंद्रक यानी कि जो न्यूक्लियस है बेटा, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है, उनका जो केंद्रक होता है, वो केंद्र में ना होके केंद्र से कुछ हटकर होता है। ठीक है, लेकिन जब जंतु कोशिकाओं की बात करोगे तो जंतु कोशिकाओं में बेटा जो केंद्रक है वो ठीक केंद्र में होता है। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे, पहले यहां लिखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक दो बातें जान लो हम, क्योंकि बेटा कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। समझ रहे हैं? या कई बार पूछ लेते हैं कि जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ये दो, एक आध दो क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि मैं आपको अलग से कोशिका भित्ति जब लिखवाऊंगा कल वाली क्लास में, तो वहां पर हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल हम सेल के ऑर्गेनेलिस को शुरू कर देंगे एक एक करके, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम्स, ये जितने भी होते हैं एक एक करके सबको शुरू कर देंगे पढ़ना, उनकी डिटेल के बारे में जानेंगे। बट अभी के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, ध्यान रखेंगे कि वो बेटा कुछ पेप्टाइड्स होते हैं, है ना, और कुछ लिपिड्स होते हैं, तो उनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दें। और बेसिकली कुछ ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, कल हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में कि ये सब चीजें क्या हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड्स आप याद रख सकते हैं। और ऐसे ही जो कवक होते हैं, जो आपने देखा होगा, कवक यानी कि जो फंगस होती है ना, फंगस, जैसे मशरूम, मशरूम क्या है, मशरूम एक कवक है, मशरूम एक फंगस है। ठीक है,
तो जो कवक है, कवक की बनी होती है, फंगस की बनी होती है काइटिन। काइटिन एक प्रोटीन होता है और काइटिन की बनी होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो कॉकरोच है, जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कॉकरोच है या आप जितने भी ये इंसेक्ट वगैरह स्पाइडर वगैरह आप देखते हो, तो इनकी भी जो आउटर मोस्ट शेल है ना, जो बाह्यतम आवरण है इनका, वो भी काइटिन का ही बना होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक आध दो पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं। हालांकि कल मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, कल जब हम आएंगे तो हम उसको बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, एक सेलुलोज का फॉर्म होता है, बस आप इतना ध्यान रखिए अभी के लिए। ठीक है, चलो बाकी ज्यादा डिटेल जो है जब आप क्लास 11th में होगे तो फिर तब आपको डिटेल और ज्यादा मिलेगी, भी तो आप क्लास 9th में ही हो, है ना। चलो अगला पॉइंट क्या है, तो जो जंतु कोशिका है, कोशिका भित्ति में ना, कोशिका भित्ति में पानी नहीं होता, 0% वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए हार्ड होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शैवाल वगैरह, शैवाल की क्या होती है, शैवाल की सेलुलोज की बनी होती है। हालांकि काइटिन क्या है, काइटिन एक प्रोटीन होता है ना। ग्लाइको जो है, ग्लाइको मैंने आपको पेप्टाइड्स वगैरह बताया, ये क्या है, ये आपके फैट है, ये लिपिड है, लिपिड की बनी होती है। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों ही होते हैं उसके अंदर। तो अलग अलग चीज का अलग अलग। आपने कैप्सूल खाया होगा, कैप्सूल खाते हो, तो कैप्सूल, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जो आप कैप्सूल खाते हो उसका जो बाहरी आवरण है वो क्या है, वो स्टार्च है। तो ये एक दो पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, बाकी हम बाद में लिखेंगे इनको, नो डाउट। तो जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। केंद्रक मध्य में पाया जाता है। ठीक है, मध्य में पाया जाता है। जबकि अगर आप बात करें यहां पर, तो पादप कोशिका में पादप कोशिका में केंद्रक, क्योंकि यहां पर कुछ वैक्यूल्स, कुछ रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, तो इसलिए रिक्तियाओं के होने की वजह से, रिक्तिकाओं के होने की वजह से, वैक्यूल्स के होने की वजह से जो केंद्रक है वो सेंटर में ना होके सेंटर से कुछ हट के आ जाता है। ठीक है, तो केंद्रक मध्य में ना होके मध्य से कुछ हटकर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में ना होकर कुछ हटकर होता है। ठीक है, डायग्राम आपको मैंने बनाकर दिखाया ही है, और उन डायग्राम्स को अगर आपने ध्यान से देखा है, प्रैक्टिस करी है, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर ये हटकर है तो क्यों हटकर है, क्योंकि रिक्तिकाएं पाई जाती हैं पादप कोशिकाओं में। ठीक है, बड़े स्तर पर और डेवलप्ड यानी कि परिपक्व रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में यही रिक्तिकाएं, यही वैक्यूल्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखें, और बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लगेगा आपको कि साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो जीव सॉरी जो आपका कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव के अंदर कहीं बिखरे हुए से पड़े हुए हैं, वहीं पे पादप कोशिकाओं में एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको रिक्तिकाओं का दिखाई देता है। लिखते हैं इस बात को। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां आएगा नहीं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं, अब इनका क्या काम है आगे चल के आप पढ़ेंगे। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं का मतलब क्या होता है बेटा, वैक्यूल्स कहते हैं इनको, है ना, वैक्यूल्स। तो हम वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं, VACUOLES, वैक्यूल्स।
ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं परिपक्व परिपक्व यानी कि वेल डेवलप्ड, है ना, परिपक्व होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, परिपक्व व बड़ी होती हैं, बड़ी मतलब आकृति में बड़ी होती हैं। जबकि आप जब जंतु कोशिका की बात करते हैं तो यही जो वैक्यूल्स आप देख रहे हो, वीडियो पॉज हो रहा है क्या? और भी किसी बच्चे का वीडियो पॉज हो रहा है? बताइए एक बार, क्या और किसी बच्चे को वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो प्लीज बताइए जल्दी से, कैसा है? या सिर्फ इंदु और शिवांश के साथ ये समस्या है? ओके, संजना, रणवीर, अंशिका कह रहे हैं कि है, बट ये सूरज कह रहा है कि नहीं है, जय किशन कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा, रुकिए एक बार दिखवा देता हूं मैं फिर से, वेट कीजिए। अच्छा, अभी 10th की क्लास हुई है आपके जस्ट पहले, एक भी सिंगल बच्चे ने नहीं कहा कि वीडियो रुक रही है, और इनफैक्ट 9th में ही आ रही है बस ये प्रॉब्लम ना। नॉट सर, नहीं सर, ठीक है, तो अब नहीं है, अभी सब क्लियर है? अभी सब क्लियर है? क्या मैं कंटिन्यू करूं? बताओ मुझे एक बार, क्या मैं कंटिन्यू करूं? यस और नो? अगर सब क्लियर है तो शुड आई कंटिन्यू? ओके, क्लियर है, ठीक है। ओके बेटा, ओके, चलो लिखो अगला पॉइंट। जंतु कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में जो ये रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स हैं, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं हैं, जो वैक्यूल्स हैं बेटा, वो जीव द्रव में बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, है ना, जीव द्रव के अंदर बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, और छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ केंद्रक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की रिक्तिकाएं वगैरह बनाई थी। आप देखो अपना स्ट्रक्चर वगैरह देखो, तो उसमें यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से रिक्तिकाएं, तो बड़ी रिक्तिकाएं हैं। लेकिन जब आपने बात करी थी किसकी, जंतु कोशिका की, तो बच्चों रिक्तिकाएं छोटी छोटी थी, और जीव द्रव यानी कि कोशिका जीव द्रव कह रहा हूँ, सॉरी, कोशिका जो द्रव है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई पड़ी थी। ठीक है ना, तो ये बातें हैं, पता होगा आपको, तो लिख लीजिए इस बात को। रिक्तिकाएं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, आपको ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, कोशिका द्रव क्या होता है ना, या फिर केंद्रक द्रव क्या होता है, जीव द्रव क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो कोशिका द्रव में बिखरी हुई पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, कोशिका द्रव में बिखरी हुई पाई जाती हैं। तो ये तो थे 3 डिफरेंसेस। ठीक है, ये थे 3 डिफरेंसेस जो आपको शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये 3 डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, चलिए, इतना आपने नोट कर लिया है, एक बार यस कर दीजिए। क्या इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट है आपको? क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी से बताओ। ओके, चलिए, नहीं है डाउट, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और कुछ और डिफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है,
चलिए, नोट नहीं हुआ है, ले लीजिए, एक मिनट के लिए और आपके सामने है, नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगला पॉइंट क्या था। देखिए, आपको पता है बच्चों, अगले पॉइंट में कि जो आपकी जंतु कोशिका है ना, जो जंतु कोशिका है उसके अंदर बच्चों एक एक सेल का एक ऑर्गेनली है, एक सेल का यानी कि कोशिकांग है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हो। तो ये जो बेटा प्लास्टिड होता है ना, ये जो प्लास्टिड होता है ये पादप कोशिकाओं में तो होता है। इसीलिए आपको पता है प्लास्टिड के दो तीन हिस्से, तीन तरह का प्लास्टिड पाया जाता है, आपको पता है ना। जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, जैसे क्रोमोप्लास्ट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है। आगे चल के आपको जब मैं प्लास्टिड पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये सब चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये जो रंग है, पेड़ पौधों में आप देखते हैं कि फूल पत्तियां लगती हैं, तो जो फूल पत्तियों का ये जो फूलों का रंग है, ये अलग अलग रंग, कोई लाल रंग का फूल, कोई हरे रंग का फूल, कोई गुलाबी रंग का, कोई पीले रंग का, कोई संतरी रंग का, कोई नीले रंग का, कोई बैंगनी रंग का। तो ये जितने अलग अलग फूल होते हैं, इनके पीछे रीजन कौन है? इनके पीछे रीजन है इनका वर्णक। और ये वर्णक कौन है? ये वर्णक ही लवक, इन्हीं को बोलाते हैं हम, या इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड नाम का, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं, तो ये लवक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है ना। ये लवक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है बच्चों, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। जंतु कोशिका में नहीं होता, अच्छी बात है, क्योंकि जंतु कोशिका में अगर होता तो हम सब भी बेटा रंग बिरंगे दिखते है ना। हम सब भी रंग बिरंगे होते हैं। हमारी ही फैमिली के अंदर पता लगा 5 अलग अलग रंग वाले इंसान हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इसके अलावा आपको पता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं लाइसोसोम को। तो बेटा ये जो लाइसोसोम है आपके, ठीक है, वो यहां पर तो पाया जाता है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। नीचे वाला समझा दीजिए, नीचे वाला कौन सा? ये वाला थर्ड वाला पॉइंट बेटा, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। जयकिशन, पिछली वाली वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने डायग्राम्स बना के आपको दिखाया है। तो डायग्राम में क्या है कि मैंने रिक्तिकाएं बनाई हुई है ना। तो वो जो वैक्यूल्स होता है वो पादप कोशिका में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जंतु कोशिका की रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और कोशिका द्रव में फैली होती हैं। अब कोशिका द्रव क्या है ये आपको तभी पता लगेगा जब आप उसके भी पहली क्लास आप देखोगे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से भी पहले वाले की। ठीक है ना, तब क्लियर होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सभी क्लासेस को लाइन से, टाइम से देखें। हेलो सचिन, चलिए ठीक है, तो इन बातों को लिखेंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदवीय जालिका। तो अंतः प्रदवीय जो जालिका है, ठीक है, जिसका काम है प्रोटीन और वसा, इन दोनों का सिंथेसिस, इन दोनों का संश्लेषण करना, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदवीय जालिका भी दो तरह की होती है, एक को कहते हैं रफ, एक को कहते हैं स्मूथ। किसका काम फैट का, किसका काम प्रोटीन को बचाना, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करना, इन सभी के ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, सिंथेसिस करना, उन सब के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन समझना क्या है? समझना यह है कि जंतु कोशिका में तो ये पाई जाती हैं दो तरह की, लेकिन जब पादप कोशिका की बात आती है तो अंतःप्रदवीय जालिका यहां पर ज्यादा सुव्यवस्थित, या फिर कह लीजिए ज्यादा सुपरिपक्व अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ और बेसिक डिफरेंसेस, आइए लिखते हैं इन्हें। अगला पॉइंट, लिखिए, पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में लवक, लवक जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे कि जो प्लास्टिड है, जब डिटेल में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड पढ़ा रहा हूंगा, तो वहां चल के बात करेंगे कि जो प्लास्टिड है वो 3 तरह का होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या क्या होते हैं। हालांकि इनका जो कह लीजिए क्लासिफिकेशन है वो एक डिफरेंट लेवल से मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, तो जो प्लास्टिड है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है, लवक पाया जाता है
जो कि जो कि भाई पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो हरे रंग की पत्तियां जो हैं तो वो भी किसकी वजह से? प्लास्टिड की वजह से। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड है एक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज पाया जाता है ना। और वो क्या होता है? हरे रंग का होता है। इसलिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, और जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग प्लास्टिड की वजह से। ठीक है, तो इसलिए लिखना है कि पत्तियों और फूलों का जो रंग है वो प्लास्टिड की वजह से आता है। ठीक है, जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों तथा तथा रंग बिरंगे फूलों रंग बिरंगे फूलों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, है ना। जैसे पेड़ पौधों में आपने देखा कि जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की है, तो हरे रंग होने का वजह क्या है? हरे रंग का होने का कारण है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक कहते हैं। आपने देखा होगा सनफ्लावर, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का जो बेटा फूल है वो आपको पता है वो पीले रंग का होता है। तो पीले रंग के होने का कारण क्या है? कि पीले रंग में जो होता है वो ज़ैंथोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, एक वर्णक होता है। तो ज़ैंथोफिल सूरजमुखी के पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही अलग अलग रंग के लिए अलग अलग कलर है, अलग अलग पिगमेंट है ना। मतलब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट है, अलग अलग प्लास्टिड है। तो उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए उदाहरण के तौर पे आप लिख लें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखना चाहेंगे? देखिए, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। तो उदाहरण में लिख लें ज़ैंथोफिल। हालांकि बाद में मैं इसको लिखवाऊंगा, ज़ैंथोफिल वगैरह सब बाद में लिखवाऊंगा, क्लोरोप्लास्ट सब वगैरह सब कुछ लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ज़ैंथोफिल स्पेलिंग होती है एक्स से, XANTHO, ज़ैंथोफिल, PHILL। ठीक है, ज़ैंथोफिल बाद में बात करेंगे एक बार फिर से, जब प्लास्टिड्स को पढ़ रहे होंगे, सिर्फ प्लास्टिड को, तब एक बार फिर से बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब बात करते हैं जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में इस प्रकार का कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। ठीक है, लिखेंगे इस बात को कि जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में लवक लवक यानी कि प्लास्टिड नहीं पाया जाता, पाया ही नहीं जाता। ऑर्गन ही मिस है, मतलब ऑर्गनली ही नहीं है, कोशिकांग है ही नहीं, नहीं पाया जाता। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा, ये क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन है ये। ठीक है, मतलब डिफरेंस है। सर आपने ट्वेल्थ किससे किया, बायोलॉजी से या मैथ से? गजेंद्र मैथ से। ठीक है, PCM रहा मेरा 11th 12th में भी। चलो अगली बात करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक खतरनाक क्वेश्चन आने वाला होगा आपकी तरफ से मेरे। आप देखते हैं पूछ पाते हैं कि नहीं पूछ पाते, आप उस वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। बट मेरा 11th 12th PCM से था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आगे कुछ और बातें करते हैं डिफरेंसेस की। देखिए, पादप कोशिका,
जंतु कोशिका। आप लोग के लिए नोट्स बनवा रहा हूं मैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट बनवा रहा हूं। तो वो पीडीएफ फॉर्मेट जब बन जाएगी, जब आपका एक टॉपिक ये हो जाएगा, ठीक है, जब आपका ये एक टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग आपको पीडीएफ्स देंगे और उन पीडीएफ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है सर, वीडियो फ्रीज हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो फ्रीज नहीं हुआ, सब एकदम ठीक चल रहा है, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम ठीक है। शिवांश, आपके यहाँ से बड़ा दिक्कत है शायद ना, आप ही के यहाँ से प्रॉब्लम है। चलो लिखो इस बात को। अगला पॉइंट कि पादप कोशिका में पादप कोशिका में अंतःप्रदव्य जालिका, पादप कोशिका में अंतः प्रदव्य जालिका, ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका, इंग्लिश में से कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, दो तरह की होती है, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एमसीक्यूज होगा, हाँ बिल्कुल होगा बेटा एमसीक्यूज। अरे आपको एक एक क्वेश्चन, आपकी किताब का एक एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो भी विद सोल्यूशन। ठीक है, आप सही नहीं चल रहा अब यार, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो अब मुझे समझ में आ रही है चीज की शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। तो बेटा एक काम करो, ठीक है, एक काम ये करो कि मैं बस यही डिफरेंस कंप्लीट कर देता हूँ, इसके बाद फिर क्लास को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे को सुन नहीं पा रहे सही से तो फिर क्लास का करने का फिर मजा नहीं आएगा, है ना। इस पॉइंट को कंप्लीट करके बाकी के डिफरेंसेस फिर अगली क्लास में लिखवाता हूँ। ठीक है, अभी क्या, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ क्लास डेली चलता है, अब है ना, बायो की क्लास तो बेटा डेली ही चलती है आप लोगों की ना। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। पादप कोशिका में अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है, अ, अल्प विकसित, अल्प विकसित व अव्यवस्थित होती है। अव्यवस्थित होती है, ठीक है, तो अल्प विकसित और अव्यवस्थित होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में अंतःप्रदव्य जालिका सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित व सुनियोजित ढंग से पाई जाती है। दो प्रकार की होती है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, पाई जाती है जिसका काम प्रोटीन तथा वसा का संश्लेषण करना है। प्रोटीन तथा वसा का संश्लेषण करना है। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना।
आप लोग प्रॉब्लम कह रहे हो, कोई बात नहीं सचिन, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अभी जंतु कोशिका पादप कोशिका में डिफरेंसेस कंप्लीट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, बट अगली वाली क्लास में यहीं से प्रोसीड करूंगा। और जो एक एक करके ऑर्गेनली हैं सेल के, है ना, यानी कि जो सेल के पार्ट हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है सचिन, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़िए, और कल वाली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कुछ और डिफरेंसेस के साथ। गुड लक, गुड बाय, कीप स्टडिंग, गुड नाइट।